तो पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिया था शांता के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसका नियम? स्टोक का नियम। स्टोक का नियम। तो हेडिंग लगाओ स्टोक का नियम। देखो स्टोक ने क्या बताया था कि यह आपके पास में कोई बर्तन है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। क्या है इसके अंदर? द्रव भरा हुआ है। ये फोटो आप साथ साथ में बना दो। ये एक द्रव है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और इसके अंदर हम ऊपर से एक पिंड को छोड़ते हैं। जैसे घोड़ा मान लो आप, गेंद है, आप उस गेंद को इसके अंदर एम द्रव्यमान की कोई गेंद है और इसको ऊपर से आप इसके अंदर ड्रॉप करोगे, छोड़ोगे, तो वो ग्रेविटी के अधीन कहाँ गति करेगी? नीचे की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जब वो गेंद स्थिर अवस्था में आए तो तली के ऊपर रह जाए या ऊपर वाली तल के ऊपर आ जाए। वो इसके मध्य के अंदर कहीं आपको गति करती हुई महसूस होगी। उसका कारण क्या है कि मान लो वो यहाँ पे आ गई, वो गेंद कहाँ पर आ गई? इस जगह के ऊपर आ गई। तो वो यहाँ पर आकर क्यों रुकी? या तो उसको यहाँ आना था अगर भारी होती तो, ऊपर अगर हल्की होती तो कहाँ आना था? ऊपर। तो ये कहाँ पर रह गई? बीच के अंदर रह गई। तो स्टोक ने ये बताया कि जब हम एम द्रव्यमान के किसी पिंड को द्रव से भरे हुए बर्तन के अंदर छोड़ते हैं तो इस पिंड पर नीचे की तरफ भार बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? W बराबर mg। और हमने पिछली क्लास के अंदर, पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये जो द्रव है वो परतों के रूप में प्रवाहित होता है और परतों के मध्य शांता का बल पाया जाता है और शांता किसी भी वस्तु की गति का विरोध करती है। ये गेंद नीचे जा रही है तो वो उसको छुआएगी नहीं, छुआएगा नहीं आएगी। ये कहेगी कि मैं ग्रेविटी के अधीन नीचे जा रही हूँ, तो ये शांता कहेगी ग्रेविटी के अधीन तो जा रही है लेकिन मैं भी तो हूँ। बालाजी गए थे लंका, तो बीच के अंदर वो मेनका आई थी, तुम्हें याद नहीं? मेनका। तो मुंह उसने खोला 32 जोजन का, तो बालाजी हो गया 64 जोजन का, तो डबल। तो वो रोकने के लिए आई थी। तो वही कहानी इसके अंदर है कि ये कहेगा कि मैं ग्रेविटी के अधीन नीचे जा रहा हूँ, तो शांता कही ग्रेविटी के अधीन तो जा रहा है लेकिन मैं भी तो हूँ यहाँ, मेरा भी तो कुछ न कुछ रोल होगा, तो अस्तित्व है। तो ये क्या होगा कि जब ये गेंद ग्रेविटी के अधीन नीचे जाएगी तो इसको रोकने का प्रयास करेगा एक बल जिसे हम कहते हैं श्यान बल, और उन दोनों के परिणाम स्वरूप ये गेंद है जो मध्य के अंदर स्थित हो जाएगी। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? प्रयोग आप अगली वीडियो में कर अब आप समझो। एक घर जाके कोई बाल्टी भरो तो मैंने गेंद ने घेरो वो खाने, ठीक है? तो ये फोटो बनाओ और इसके अंदर लिखो जब किसी स्थिर द्रव में, जब किसी स्थिर द्रव में किसी ठोस पिंड को छोड़कर गति करने देते हैं, किसी ठोस पिंड को छोड़कर गति करने देते हैं तो द्रव की परतें भी पिंड के साथ गतिशील हो जाती है, पिंड के साथ गतिशील हो जाती है तथा इन परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल, इन परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल इस पिंड की गति का विरोध करता है। वो विचार के मिडिल उत्प्लावन बल से बताएगा। क्या लिख लिया? क्या लाइन लिखी है? परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल तथा इन परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल इस पिंड की गति का विरोध करेगा, जिसका मान F बराबर 6 पाई नीटा AV,
से दिया जाता है। ये सूत्र हमने दूसरे पाठ के अंदर पढ़ा था, सिद्ध करना, मात्रक और मापन के अंदर सिद्ध कैसे करते हैं। ये बल किसने दिया था? स्टोक ने दिया था। जिसका मान F बराबर 6 पाई नीटा ए वी होता है। ए बराबर पिंड की त्रिज्या, ए बराबर पिंड की त्रिज्या और v पिंड का वेग, v बराबर पिंड का वेग पाई को मान 22/7 पाई को तो और नीटा श्यानता गुणांक, नीटा का मान क्या है? श्यानता गुणांक। ये सवाल में आपको दिया हुआ रहेगा, जिस प्रकार का द्रव देगा उसके अनुसार आपको श्यानता गुणांक का मान भी दिया जाएगा। अब एक हेडिंग लगाओ, उत्प्लावन बल। प्रत्येक द्रव के लिए श्यानता गुणांक को मान अलग अलग उत्प्लावन बल। स्टोक को नहीं है भैया। स्टोक का नियम तो इतना ही है। अब उत्प्लावन बल है, हो गया उत्प्लावन बल। अब देखो उत्प्लावन बल क्या होता है वो हम समझते हैं। ये उत्प्लावन बल की जो थ्योरी थी वो सबसे पहले वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने दी थी। किसने दी थी? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने। तो उत्प्लावन है, इसे कहते हैं बोयांट फोर्स। तो ये क्या हो गया? F। ये क्या कहता है कि जब ये मान लो एक आपका पात्र है जो जल से ऊपर तक भरा हुआ है, इसकी कैपेसिटी इतनी है कि इसके अंदर और जल नहीं आ सकता। तो अब देखो होगा क्या। अब हम अगर इसके अंदर ऊपर से किसी वस्तु को डालें तो इसका जो पानी है वो द्रव बाहर की तरफ आएगा। तो कहने का मतलब ये जितना लिक्विड बाहर निकला उसकी मात्रा कितनी होगी? तो उसका जवाब किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज ने बताया कि इस पानी की मात्रा या लिक्विड की मात्रा के बराबर एक बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। देखो मान लो इसके अंदर आपने कोई m द्रव्यमान की गेंद डाली जिसका आयतन कितना है? v1 है, और इस लिक्विड टोटल का आयतन कितना है? 2। इस बर्तन की या इस पूरे पात्र की कैपेसिटी इतनी है कि बस जितना पानी है उतना ही रह सके और इसके अंदर एक कण भी नहीं आ सकता। हमने इसके अंदर 5 किलो की एक गेंद डाल दी जिसका आयतन v1 है, तो ये क्या करेगा? पानी को बाहर की तरफ निकालेगा, बाहर पानी को बाहर की तरफ निकालेगा। तो पानी कितना बाहर निकला? जितना इस पिंड का आयतन था, जितना इस पिंड का आयतन था, इसने अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित कर दिया और अपनी जगह बना ली। और जितना द्रव विस्थापित हुआ वो कहाँ पर आ गया? बाहर। तो हम कहते हैं जो v1 होगा वो v3 के बराबर होगा। v3 कौन सा है? जो लिक्विड बाहर निकला है। तो v1 कौन सा था? जो गेंद हमने डाली उसका जितना आयतन था उसने अपने आयतन के बराबर जगह कवर की। जब मैं आ गया और आ गया तो तू बाहर चला था, तो ये बाहर चला गया। तो तुम्हारी बात है। अब v2 में से v1 घटाता है v3 का है। हाँ वो v3 आ जाएगा। तो अब होगा क्या कि जितना द्रव इसने हटाया उतना बाहर निकल गया। अब इन सभी के परिणाम स्वरूप इस गेंद के ऊपर की तरफ एक बल लगता है जिसे हम क्या बोल देते हैं? उत्प्लावन बल। और ये बल किसके द्वारा लगाया जाता है? जो द्रव इसने हटाया था उस द्रव के चारों तरफ जो कण उपस्थित होंगे वो द्रव के कण इस गेंद के ऊपर क्या लगाएंगे? ऊपर की तरफ बल लगाएंगे, जिसे हम क्या कर देते हैं? उत्प्लावन। ठीक है, तो लिखो इसमें यह बल आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया। यह बल आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया। यह द्रव, यह नियम आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया। इसने इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, जब किसी द्रव में किसी पिंड को डुबोया जाता है, जब किसी द्रव में पिंड को डुबोया जाता है तो वह अपने आयतन के बराबर द्रव को हटाता है। तो वह अपने आयतन के बराबर द्रव को हटाता है और यह हटाया गया द्रव
और यह हटाया गया द्रव अपने भारबल के बराबर, और यह हटाया गया द्रव अपने भारबल के बराबर इस पिंड पर ऊपर की दिशा में, इस पिंड पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है, ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। सर पिंड के चारों ओर जो उत्प्लावन बल ही तो है, यहाँ द्रव के चारों ओर पिंड जो डाल चाहिए चारों ओर उत्प्लावन बल कहलाता है। तो हमें इससे पता चला इसकी दिशा हमेशा कौन सी होती है? दिशा ऊपर की तरफ स्टोक का बल लगेगा, नीचे की तरफ बार बल लगेगा नीचे की तरफ, बार बल तो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक, अब एक हेडिंग लगाओ सीमांत वेग। अब एक हेडिंग लगाओ सीमांत वेग। है नहीं हेडिंग? हाँ, सीमांत वेग। सीमांत वेग। अब देखो होगा क्या कि हमने 3 प्रकार के बल पढ़ लिए। पहला बल कौन सा था? F बराबर 6 पाई नीटा AV, कौन सी दिशा के अंदर? नीचे की दिशा में। दूसरा W बराबर नीचे की तरफ, और तीसरा उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। तो अब हम जब किसी पिंड को द्रव के अंदर डालेंगे तो उस पर ये तीनों बल काम करेंगे। 2 बल नीचे की तरफ, 1 बल ऊपर की तरफ। तो इन तीनों बलों के प्रभाव में कण एक लिमिटेड वेग से गति करेगा, एक सीमा के वेग से गति करेगा, वेग एक सीमित हो जाएगा। तो उसी वेग को हम क्या कह देते हैं? परिभाषा क्या लिखेंगे? जब किसी द्रव से भरे पात्र के अंदर किसी गेंद को डाला जाता है तो उस पर 3 प्रकार के बल लगते हैं। एक तो कौन सा? स्टोक का बल, एक लगता है बार बल, और एक लगता है उत्प्लावन बल। तो इन तीनों बलों के परिणाम स्वरूप पिंड एक नियत वेग से गति करता है। उसी वेग को हम क्या कह देते हैं? सीमांत वेग। बाद में हमारा लक्ष्य होगा कि सीमांत वेग का मान कितना होता है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखो इसमें। परिभाषा अब देखो याद रखने लायक तो बात इतनी सी है, बात को भाषा में बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो कितने नंबर का लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थीम ये है इसकी, तो इसमें लिखो जब किसी पिंड को तरल में स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ डुबोया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ डुबोया जाता है, तो उस पिंड पर निशान बल ऊपर की तरफ लगता है। शांता बल कौन सी दिशा में लगेगा? ऊपर की दिशा। वो तो अपन लिखेंगे तब नोट कर लेंगे। डुबोया जाता है तो उस पिंड पर बार बल कोमा श्यान बल, बार बल, श्यान बल व उत्प्लावन बल लगते हैं। आप लिखो, फटाफट लिखो। उत्प्लावन बल लगते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पिंड एक नियत वेग से
गति करता है, यह नियत वेग ही सीमांत वेग कहलाता है। यह नियत वेग ही सीमांत वेग कहलाता है। वो जब ऊपर खींचा ठीक है। हो गया। अब लगाओ सीमांत वेग का मान ज्ञात करना। सीमांत वेग का मान ज्ञात करना। तो करा करना आओ एक चित्र बनाओ। तो हमें ये तीनों बल को उस डायग्राम के अंदर दिखाना है। चलो ये फोटो बनाओ। ये फोटो बनाओ। देखो इसके अंदर एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है अब मैं नीचे की तरफ है। इस पर एक बल लगेगा W बराबर mg बार बल। ऊपर की तरफ इसके ऊपर एक बल लगेगा जिसे हम कह देते हैं FB उत्प्लावन बल। और एक ऊपर की तरफ लगेगा श्यान बल। भाई पिंड नीचे की तरफ आना चाहता है तो उसका विरोध होगा कौन सी दिशा में? ऊपर की दिशा में। तो यहाँ पर एक बल लगेगा F बराबर 6 पाई नीटा A B। ठीक है। द्रव जो है उसका घनत्व मान लेते हैं। ये गेंद है, इसका घनत्व कितना है? रो। और जो बार वाला पदार्थ है इसको रो1 रो2 कहें या सिग्मा कहें? इसको रो1 कहते हैं या रो2? रो1 कह देते हैं। और बार वाला जो है वो कितना है? रो2। बनाओ फटाफट। और इसका वेग v आ ही गया। लिखो फटाफट फोटो बनाओ। ये भी तो मान सका है? डी हाँ डी भी मान सकते हो। बनाओ 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 फोटो बनाओ। जरा बनाओ। लिखो माना एक रो1 घनत्व का पिंड, माना एक रो1 घनत्व का पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है एवं त्रिज्या स्मॉल m है, ये स्मॉल m एवं त्रिज्या स्मॉल a है, कोमा रो2 घनत्व के द्रव में डाला जाता है। रो2 घनत्व के द्रव में डाला जाता है। रो2 घनत्व वाले द्रव में डाला जाता है। तो इस पर निम्न प्रकार के बल कार्य करते हैं। निम्न प्रकार के बल कार्य करते हैं। नंबर 1 भार बल W बराबर mg नीचे की तरफ। नंबर 2
स्टोक बल F बराबर 6 पाई नीटा ए वी टी, जहां वी टी क्या है? सीमांत वेग, सीमांत ट्रांजिशन वेलोसिटी। ये कौन सी दिशा में है? ऊपर की तरफ नंबर 3 उत्प्लावन बल, उत्प्लावन ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ एफ बी। अब देखो भाई लोगों, उत्प्लावन बल जो था वो किस कारण उत्पन्न हुआ था कि जो द्रव के अंदर हमने ये वस्तु डुबाई, इसने अपने द्रव्यमान के बराबर आयतन को हटाया। तो हम कह देंगे कि इसका जो मान होगा वो होगा तो किसके बराबर? mg के बराबर, लेकिन उसमें m डैश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने जितना द्रव्यमान हटाया है उतने के बराबर लगेगा, तो ये हो जाएगा m डैश g, जहां लिख दो m डैश बराबर हटाया गया द्रव्यमान सर टी क्या है? है। टी ये ट्रांजैक्शन वेलोसिटी, सीमांत वेग को अंग्रेजी में रखो। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ। अब लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की इन बैलेंसिंग कंडीशन, संतुलन की अवस्था में रेलगाड़ी के पास ऐसे लग रहा है जैसे रूस यूक्रेन के युद्ध पास में चल रहा है। ये बोल लगे पर आप बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत जैसे देश में। अभी जैसे यूक्रेन के अंदर रशिया ने जंग छेड़ दिया था, तो भारत के एक संदेश के ऊपर 2 घंटे का युद्ध विराम लग गया। भारत के साथ साथ जो पाकिस्तान के विद्यार्थी भी वहां पढ़ रहे थे, भारत का झंडा हाथ में ले लेके यूक्रेन से निकले सलामत है। भारत वो देश है जो जहरीले जानवर जैसे सांप को भी दूध पिलाता है। इससे बढ़िया संस्कृति कहाँ होगी? आओ संतुलन की अवस्था के अंदर हम क्या कहेंगे? नीचे की दिशा के कुल वेग बराबर ऊपरी दिशा के कुल वेग। कुल वेग। कभी भारत ब्रिटेन का गुलाम था और आज भारतवंशी ऋषि सुनाक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। हाँ देख रहे हैं हिंदी है। तो देखो नीचे की तरफ बल कौन सा लग रहा है? अब जरा पर डब्ल्यू है। ब्रिटेन तो प्रधानमंत्री है तो ब्रिटेन पर ही राज है। हाँ आप भी हिसाब से तब प्रधानमंत्री है तो राज ब्रिटेन पर ही है। हिंदू हिंदू है डब्ल्यू बराबर नीचे की तरफ देखो। वो कुत्तों भी रखे। हाँ 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 डब्लू बराबर एफ बी प्लस 6 पाई नीटा ए वी। अभी ना देख लिया नहीं, ओ दिमाग को निकल जाएगा। ये डब्लू का मान कितना है? एम जी। इसका मान है एम डैश जी प्लस का 6 पाई नीटा ए वी टी। 6 पाई नीटा ए वी। तो देखो ये एम जी, ये एम डैश जी, इनका पक्षांतरण कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एम जी माइनस का एम डैश जी बराबर 6 पाई नीटा ए वी। सर थोड़ा सा ऊपर से वापस समझाया डब्ल्यू सर। डब्ल्यू बराबर देखो नीचे की दिशा में एक बल लग रहा है भार बल, तो ये नीचे की दिशा। ऊपर की दिशा में लग रहा है उत्प्लावन बल और शांता बल स्टोक का 6 पाई नीटा वी। तो ये दोनों जुड़ गए, तो कुल बल लिखा है तो ऊपर के जितने होंगे नीचे के सारों को आपस में बैलेंस कर देंगे। तो ये डब्ल्यू का मान एम जी, इस एफ बी का मान एम डैश जी और 6 पाई नीटा ए वी टी। अब ये एम जी और ये एम डैश जी पक्षांतरण कर दिया तो एम जी माइनस एम डैश जी बराबर 6 पाई नीटा ए वी। अब देखो हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान का मान निकालें अगर हम, तो द्रव्यमान का मान कितना निकलेगा? द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन, घनत्व गुणा आयतन, रो गुणा एम। रो गुणा एम। अब देखो ये एम है
तो m किसका द्रव्यमान था, इस पिंड का द्रव्यमान था, तो घनत्व भी किसका लेंगे, इस पिंड का लेंगे। तो देखो मैं पहले इस m के लिए काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से m की जो वैल्यू निकलेगी फिर m डैश का मान निकालेंगे। m का जो मान होगा वो घनत्व है, m का घनत्व कितना है ρ1। और आयतन कैसे निकालेंगे, गोलाकार पिंड है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और r की जगह हमने क्या माना था होगी। अब हम m डैश की बात करते हैं, तो m डैश वो द्रव्यमान है जो इस m ने विस्थापित किया है, तो देखो बाहर निकाला है, तो इसका घनत्व कितना होगा ρ2, और आयतन कितना होगा सेम होगा 4/3 पाई a क्यूब। तो ये दोनों मान इसके अंदर रखने हैं, तो इसको कह दो समीकरण नंबर 1 और इसे कह दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, तो देखो हम इसको ऊपर रखेंगे, हैं? हाँ ये मिटा देते हैं। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एक बार देख लेना बाद में लिख लेना। m की जगह लिखा ρ1 इंटू 4/3 पाई a क्यूब माइनस ρ2 इंटू 4/3 पाई a क्यूब बराबर कितना पड़ा है 6 पाई नीटा a v। कॉमन क्या निकल रहा है 4/3 पाई a क्यूब कॉमन निकला, अंदर बचा ρ1 माइनस ρ2 और बराबर चल रहा है 6 पाई नीटा a v। देखो पाई से पाई कट गया और ये a यहाँ पर 1 है, तो इस 3 को काटा तो यहाँ क्या बच गया स्क्वायर बच गया। अब इस 6 को इसके नीचे भेज देते हैं, 3 से नहीं कटेगा, नीचे 3 है ऊपर ये तो वज्र गुणा होगा। इस 6 को इसके नीचे भेज देते हैं, नीटा को इसके नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ रखते हैं केवल किसको वीटी को। तो 6 और नीटा नीचे जाएंगे यहाँ आएंगे, तो देखो 4/3 तो पड़ा ही है इंटू 6 नीटा नीचे आ गया, पाई कट गया तो a का स्क्वायर बचा, a का स्क्वायर बचा और अंदर बच गया ρ1 माइनस ρ2। ये कटेगा 2 से 2 बार, ये कटेगा 3 बार, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 9। ऊपर 2 और नीचे 9, तो यहाँ पर बच गया 2/9 नीटा, ऊपर बच गया ρ1 माइनस ρ2 बराबर। तो ये सीमांत वेग का सूत्र है। ये 3 नंबर के अंदर पेपर में पूछ सकते हैं, सीमांत वेग की परिभाषा लिखो और इसका सूत्र mg माइनस mg ये जी हमने गायब कर दिया, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। देखो इन दोनों के साथ में जी है ना, इस जी को यहाँ लिख दो, ये वो तुम नहीं लिखते पन्ना भूल से छूट गया, तो वो कहानी है भूल से छूट गया जी, तो इस जी को यहाँ एडजस्ट कर दो कहीं पर भी, जी गुणा के अंदर है कोई दिक्कत नहीं करेगा, यहाँ लिख दो जी और इसको कहाँ लिख दो जी भी ऐसी हाँ जी जी यहाँ है ना, जी यहाँ है तो आएगा। लिखो समीकरण 3 सीमांत वेग के सूत्र को बताती है, तो ये हमारा डेरिवेशन था सीमांत वेग का। समीकरण 3 सीमांत वेग के मान को बताता है। अब अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम ज्ञात करेंगे कि रेनॉल्ड संख्या कौन सी होती है, और रेनॉल्ड संख्या के साथ साथ हम ये देखेंगे कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, मुक्त सतह क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे केस नली क्या है, केशिकात्व क्या है। इसके बाद में हमारा जो चैप्टर है वो लगभग संपूर्ण हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। प्रिंस क्लासेज पर और हम पर विश्वास करने के लिए आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद।